हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। आज हम फिर शुरू करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस जो हमारी कंटिन्यू चलती आ रही है। डेली हम प्रैक्टिस ले रहे हैं सीडीपी की और बने रहिएगा हमारे साथ। डेली न्यू न्यू क्वेश्चंस मिलते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लेकर आते हैं और ये शायद हमारी प्रैक्टिस नंबर 12 है। देखिए, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है। केवल चूहों तथा बिल्लियों में, केवल मनुष्यों में, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। केवल कलाकारों में। मतलब मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है, बताइएगा सभी। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। या ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। देखिए, इसमें क्या होता है, मूल प्रवृत्ति की जो एक प्रमुख विशेषता है वो क्या है, वो है सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, सभी प्राणियों में ये जो होती है मूल प्रवृत्ति जन्मजात व प्राकृतिक होती है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। देखिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस में शामिल है? अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 45 में या अनुच्छेद 21A में। बताइए किस में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा शायद इसके बारे में। अच्छे से देखिए, एक ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा। या ठीक है, सी डी 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 सी या सही आंसर आ रहे हैं, कुछ के बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं। देखिएगा, देखिए, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है वो है अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अनुच्छेद 21A में बताया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी भारतीय संविधान में, ऐसा बताया गया। क्लियर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, क्रेशमर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है? सुडोलकाय में, लंबकाय में, गोलकाय में या सभी में। मतलब क्रेशमर ने व्यक्ति को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है, बताइए कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया है। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े लेवल इनका बढ़ा हुआ है, देखिएगा आप लोग अच्छे से कीजिएगा। बताइए क्या होगा। या सही जा रहे हैं सब लोग, वेरी गुड, गुड। देखिए, इसका जो क्रेशमर ने व्यक्ति को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया। ठीक है, एक तो सुडोलकाय में किया है, एक लंबकाय में किया है और एक गोलकाय में किया। कब किया था? 1925 में इनको वर्गीकृत किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, तो सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। टीईटी का उद्देश्य निम्न में किसका मापन है? टीईटी का उद्देश्य किसका मापन है? अभिक्षमता का, बौद्धिक क्षमता का, अभिवृत्ति का या मूल्य का। बताइए किसका मापन है टीईटी। ये तो पता भी होना चाहिए, टीईटी का एग्जाम होता है। टीईटी किस लिए, किसके मापन के लिए है, सभी को पता होना चाहिए इसका। देखिए आप लोग अच्छे से, क्या होगा इसका आंसर। टीईटी का उद्देश्य किसका मापन है? तो ये होता है अभिक्षमता का मापन। ठीक है, तो ये आगे है, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की, अधिगम की, अभिप्रेरण की या सृजनात्मकता की। ठीक है, संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, बताइए सब लोग। या ठीक है, गुड, या बिल्कुल ठीक।
देखिए इसका जो है संकरण का सिद्धांत जो है वो व्याख्या करता है स्मृति की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी? शोनेल ने, गार्डन ने, बर्टन हॉल ने या सिरिल बर्ट ने? बताइए किसने दी है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग। यहाँ ठीक है, बी, ए, डी, डी सही है, सही, बिल्कुल ठीक। देखिए इसका है पिछड़े बालकों के लिए जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है वो दी है सिरिल बर्ट ने। सिरिल बर्ट ने शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता? इसका आंसर बताइए क्या होगा। अच्छे से पढ़िए ऑप्शन को, उसके बाद बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, ठीक जा रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ का गलत भी आ रहा है। ठीक, देखिए एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से अलग है, मतलब 3 तो हैं, एक नहीं है, तो वो क्या नहीं है? वो नहीं है अभिक्षमता। ठीक है, वो अभिक्षमता उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से अलग है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। द्वितत्व का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। निम्न में बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, नहीं है, देखिएगा आप लोग। ठीक है, नहीं है, बताइए क्या नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक। देखिए द्विव तत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है, एक तत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है और बहुतत्व का सिद्धांत भी बुद्धि का सिद्धांत है। कौन सा नहीं है? नहीं है प्रत्यागमन का सिद्धांत। एक प्रत्यागमन का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? ये होता है वंशानुक्रम का सिद्धांत, जो वंशानुक्रम का सिद्धांत होता है प्रत्यागमन का सिद्धांत। क्लियर? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? पीयूष ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, लार ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि? बताइए निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बताइएगा, सभी आंसर दीजिएगा और प्लीज लाइक भी कीजिए, लाइक बहुत कम है। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यहाँ भी नहीं है, जो नहीं है हुआ करे वहां पर आप उसको सर्किल कर लीजिए पहले, उसके बाद आंसर दिया करें। देखिए पीयूष ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि भी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नहीं है तो लाल ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? औपचारिक संक्रिया अवस्था, संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रिया अवस्था? बताइए, पूछा है द्वितीय अवस्था। ठीक है, द्वितीय अवस्था पूछिए कौन सी है, पता भी होगा आप लोगों को, अच्छे से देखिएगा। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं हैं, ये तो पता है। अब इसकी द्वितीय अवस्था बताइए कौन सी है। ठीक है, यस, वेरी गुड, ठीक। देखिए इसकी फर्स्ट अवस्था होती है संवेदनात्मक गामक अवस्था। ठीक है, सेकंड होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और फोर्थ होती है औपचारिक संक्रिया अवस्था। तो इसकी सेकंड अवस्था जो है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी सेकंड अवस्था है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? बहिर्दर्शन विधि, अंतर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि या प्रयोगीकरण विधि? बताइए कौन सी विधि है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, अच्छे आंसर आ रहे हैं सब बच्चों के, वेरी गुड। इसका मतलब बच्चे पढ़कर आए हैं, आंसर अच्छे से दे रहे हैं सभी। देखिए इसमें जो है सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो होती है वो होती है अंतर्दर्शन विधि। ठीक है, अंतर्दर्शन विधि। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? व्यवहारवादी सिद्धांत से, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत से, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत से, या मनोलैंगिक विकास से? अल्बर्ट बंडूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है बताइए, कौन से सिद्धांत से ये संबंधित है? ठीक से देखिए आप लोग, बताइए, एक एक ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। बी, ए, बी, बी, बहुत अच्छे जा रहे हैं आंसर। ठीक, देखिए अल्बर्ट बंडूरा जो संबंधित है वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिगम्य पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अभिप्रेरणा द्वारा, परिपक्वता द्वारा, थकान द्वारा या रुचि द्वारा? बताइए इसका क्या हो जाएगा। अधिगम्य पठार, पठार किस कारण बन जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, या इसके तो सही, सभी सही दे रहे हैं इसका आंसर मोस्टली। देखिए 13 का जो है इसका आंसर है सी। जो अधिगम्य पठार बनता है वो थकान द्वारा बनता है। ठीक है, किस कारण बनता है? थकान द्वारा पठार बन जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापन हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र अधिगम अंतरण को, अधिगम की गति को, सृजनात्मकता को या अभिरुचि को? दर्पण चित्र परीक्षण किससे मापन हेतु प्रयुक्त होता है बताइए। ये शायद थोड़ा टफ क्वेश्चन पड़ेगा, बताइए सभी। यहाँ ठीक है, गुड गुड। देखिए दर्पण चित्र परीक्षण जो होता है वो अधिगम अंतरण के मापन हेतु प्रयुक्त होता है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण व्यक्तित्व के मापन में, बुद्धि के मापन में, अभिक्षमता के मापन में या अभिरुचि के मापन में? क्लाउड पिक्चर परीक्षण बताइए किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ठीक है, देखिए ठीक ठीक जा रहे हैं, यस ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। क्लाउड पिक्चर परीक्षण जो है वो व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? वातावरण, वंशानुक्रम, खेल तथा व्यायाम या इनमें से सभी? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है बताइए, क्या हो जाएगा? ये आंसर सबका सही जाना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक ठीक है, देखिए शारीरिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो वातावरण भी होता है, वंशानुक्रम भी होता है और वो खेल तथा व्यायाम भी होता है। इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है डी, इनमें से सभी। ये जो है सभी है। आता है क्वेश्चन नंबर 17, बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्न में से क्या है? देखिए वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 या मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100? बताइए इसमें से क्या
बुद्धि लब्धि की गणना का जो सही सूत्र है वो क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आता है, हमेशा ही आता है एग्जाम में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा, उसके बाद बताइएगा क्या होगा इसका। ठीक, ठीक है, बताइए। हाँ, देखिए इसका होता है MA/CA, MA/CA इंटू 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, MA मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर C मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। क्लियर। देखिए विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की है। रोस ने, डीवी ने, वुडवर्थ ने या ड्रेबर ने। बताइए किसने किया विचारात्मक चिंतन की चर्चा, किसने की है। अच्छे से बताइएगा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है, तो वो की है डीवी महोदय ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है। प्रयोग, अवलोकन, सामान्यीकरण या कल्पना। आगनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, बताइएगा कौन शामिल नहीं है। यस, ठीक है, अच्छे आंसर आ रहे हैं सभी के, वेरी गुड। देखिए आगनात्मक तर्क के स्तरों में जो शामिल नहीं है वो है कल्पना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। स्मरण है, विस्मरण है, धारणा है या चिंतन है। तो सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा। ठीक है, वेरी गुड, ठीक ठीक। देखिए इसका क्या होता है, इसका होता है विस्मरण। जैसे किसी बात को सीखा गया और उसे ठीक जल्दी से हम याद नहीं कर पाए हैं, उसमें असफल हो रहे हैं, तो विस्मरण तो कहलाएगा। तो इसका हो जाएगा विस्मरण। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। 160, 150, 140 या 135। देखिए अभी अभी बताया था इसका जो फॉर्मूला क्या है, बताया था MA/CA इंटू 100। क्या हो जाएगा, MA क्या है 8, 5 इंटू 100। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 160। क्लियर। तो 21 का जो आंसर है वो है A 160। ठीक है, चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा IQ स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य IQ स्तर कहलाता है। मतलब इसमें से कौन सा IQ जो है वो मंद बुद्धि बालकों के लिए है, मंद बुद्धि बालकों के लिए। ठीक है, बताइएगा कौन सा मंद बुद्धि बालकों के लिए है। 50 से 69, 70 से 79, 36 से 49 या फिर 35 से नीचे। बताइए मंद बुद्धि बालकों के लिए कौन सा आता है। ठीक, दीजिए आंसर अच्छे से। बी सी। अच्छा, ठीक है, कुछ बच्चों के आंसर ठीक भी आ रहे हैं, कुछ के गलत भी आ रहे हैं। तो इसमें जो हो जाएगा मंद बुद्धि बालकों के लिए होता है 36 से 49 में जो आते हैं मंद बुद्धि बालक आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या, रोशा इंक ब्लाड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। रोशा इंक ब्लाड टेस्ट का यूज किसके लिए किया जाता है। बुद्धि के लिए, व्यक्तित्व के लिए, रुचि के लिए या अभिक्षमता के लिए। देखिए इसका क्या होगा, बताइए अच्छे से, ऑप्शन पढ़िए उसके बाद बताइए। आज थोड़ा टफ लेवल है क्वेश्चंस का, बच्चों के क्वेश्चन गलत भी जा रहे हैं लेकिन कुछ
सही भी कर रहे हैं। देखिए रोशा इंक ब्लड टेस्ट का जो प्रयोग होता है वो होता है व्यक्तित्व के लिए, ठीक है, व्यक्तित्व के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। यह विस्मृति का कारण नहीं है। स्मरण करने की इच्छा, सीखने में कमी, मानसिक द्वंद या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। इसका बतलाइए, इसका क्या सही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। ठीक ठीक, वेरी गुड। देखिए इसका जो आंसर होगा वो बन जाएगा स्मरण करने की इच्छा, मतलब यह विस्मृति का कारण नहीं है। 24 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह क्या कहलाता है। गणित कहलाता है, सांख्यिकी कहलाता है, ज्यामिति कहलाता है, या संभाव्यता कहलाता है। बताइए क्या कहलाएगा वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने, व्याख्या करने से संबंधित है वह क्या कहलाता है। बताइए। ठीक है, वेरी गुड, ठीक ठीक है। देखिए 25 का इसका जो आंसर सही होगा वो होता है बी, सांख्यिकी। वह जो विज्ञान है वह सांख्यिकी कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में कौन शेष से भिन्न है। पीएफ, टीएटी, रेवैन का परीक्षण, ड्रा-एमैन परीक्षण। तो इसमें से बताइए, इसमें 3 एक से हैं और एक अलग है, तो इसमें कौन सा अलग है वो बताइएगा। बताइए। देखिए इसमें जो है 26 में इसका सी है, इसका राइट आंसर है। रेवेन का परीक्षण जो है वो इन तीनों से अलग है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया। गैस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने, थॉर्नडाइक ने, हैगार्टी ने, या स्किनर ने। बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सबको पता होना चाहिए। 27 का सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ठीक, यस यस, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां देखिए मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबद्ध होता है संवेग, संज्ञान, संवेदना या कल्पना। इसका बताइए 28 का आंसर क्या होगा। संवेग हो जाएगा, संज्ञान हो जाएगा, संवेदना हो जाएगा, या कल्पना हो जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से बतलाइए। आंसर अच्छे जा रहे हैं बच्चों के। ए बी बी ए। ठीक है। देखिए मैकडूगल के अनुसार जो प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है वो होता है संवेग का। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान, संवेदना, अभिप्रेरणा, या फिर कल्पना। यस, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना जो कहलाता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, तो 29 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आते हैं आगे, यहाँ देखते हैं क्या होता है। देखिए निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है। नतोदर, मिश्रित, लंबवत, या उन्नतोदर। अधिगम का वक्र नहीं है। बताइए, यहाँ पे देखिएगा नहीं है, मतलब 3 है, एक नहीं है, तो कौन सा अधिगम का वक्र यहाँ पर नहीं होगा। अच्छे से देखिए यहाँ पर। ठीक है, अच्छे आंसर आ रहे हैं सबके। या ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अधिगम का वक्र नतोदर भी होता है,
मिश्रित भी होता है और उन्नतोत्तर भी होता है। तो कौन सा नहीं है इसमें? लंबवत जो है वो अधिगम का वक्र नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं खत्म। देखिए, जो बच्चे न्यू हैं हमारे चैनल पर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं, ठीक है। और हमारा सेशन ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।